हेलो एवरीवन। पॉलिटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स 12 एंड 13। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल 12 एंड 13, जिसमें क्या दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। सो बेसिकली आर्टिकल 12 किस चीज़ से डील करता है? आर्टिकल 12 इस चीज़ से डील करता है कि क्या होगी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आखिर हम स्टेट जहाँ जहाँ भी वर्ड आता है तो हम किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ को हम स्टेट बोलेंगे। इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए स्टेट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड मेंशन है स्टेट, तो इसका मीनिंग क्या है। अगर कहीं लिखा जाता है स्टेट ये कर सकता है, स्टेट वो कर सकता है, स्टेट लॉ बना सकता है, स्टेट कुछ भी कर सकता है, तो वहाँ पर स्टेट का मतलब क्या होगा। और आर्टिकल 13 डील उन लॉ से डील करता है जो भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। तो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये अगर आपसे कोई पूछे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 किस पार्ट के अंदर आएंगे, तो ये पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आर्टिकल 12 इसमें दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। व्हाई इज आर्टिकल 12 इम्पोर्टेंट? आर्टिकल 12 आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है? आर्टिकल 12 इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट। क्योंकि आप अगर मैं आपको आर्टिकल 12 ना पढ़ाता सीधा फंडामेंटल राइट्स के जितने प्रोविजन से वहाँ से शुरू कर देता, तो आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत जगह स्टेट शब्द का यूज हुआ है। तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब तक आप उसका इन्फरेंस नहीं निकाल पाओगे उस फंडामेंटल राइट्स का। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है जानना कि व्हाट इज स्टेट। तो आर्टिकल 12 बोलता है इट डिफाइंस स्टेट हु द स्टेट इज, सो वी नो अगेंस्ट whom we can enforce our fundamental right। जैसा भी हमने बताया कि हम किसके अगेंस्ट अपना फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो हम लोग वो स्टेट के अगेंस्ट अपना फंडामेंटल राइट्स मांग सकते हैं। स्टेट के अगर स्टेट हमारा फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट का किसी को मांगना है, तो हम किसके पास जाएंगे, हम किसके कहेंगे कि मेरा इसने फंडामेंटल राइट्स ले लिया है, तो वो स्टेट का माना जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 डील करता है। की पॉइंट्स क्या है इसमें? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। फंडामेंटल राइट क्या करता है? फंडामेंटल राइट सिटीजंस को राइट देता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ स्टेट। ऐसे स्टेट के उस एक्शन से सिटीजंस को प्रोटेक्ट करता है जो कि सिटीजंस के लिए हानिकारक है, जो सिटीजंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो सिटीजंस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट कोई भी अपने मन से जो मन आएगा उसका वो लॉ बना देगी या फिर अपने सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करेगी। अगर ऐसा करती है तो वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि स्टेट्स कोई भी आर्बिट्रेरी काम ना करे, कोई भी आर्बिट्रेरी लॉज ना बनाए जिससे सिटीजन्स के राइट का हनन हो। नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल से फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि आपको स्टेट के अगेंस्ट से स्टेट अगर कोई भी काम करती है आपके अगेंस्ट, उससे आपको फंडामेंटल राइट्स आपको इम्यून करता है। ये आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है पूरा पढ़ लेते हैं। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स। स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, मतलब स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ, एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें आएगा स्टेट की लिस्ट में आएगा। मतलब हम लोग स्टेट इसको बोल सकते हैं, किसको? गवर्नमेंट को, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दोनों को हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और लोकल अथॉरिटीज़ में आपका आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, आपका पंचायती राज हो गया, आपका पंचायत हो गए, आपका ग्राम सभा हो गई, ये सब आपके लोकल अथॉरिटीज़, इसको भी स्टेट्स बोलेंगे। अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी कंपनी, कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, वो स्टेट के अंदर आएगा, वो भी स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन ना रखिएगा। तो अभी तक क्या क्या
सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्टेट कहलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आपका स्टेट कहलाएगा, पार्लियामेंट कहलाएगा आपका स्टेट, लेजिस्लेचर कहलाएगा आपका स्टेट, और लोकल अथॉरिटीज़ आपका स्टेट कहलाएगा, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। और जो भी अथॉरिटी जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, तो उसको भी आप स्टेट बोलोगे। ब्रेकिंग डाउन स्टेट फोर कंपोनेंट्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें देख लेते हैं हम लोग। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर हम लोग गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें कौन कौन स्टेट, कौन कौन चीज़ें स्टेट्स के अंदर आ जाएंगी। इसमें एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में मतलब प्रेसिडेंट भी आपका स्टेट ही कहलाएगा, प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा आपका स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी स्टेट के अंतर्गत आएगा, सिविल सर्वेंट्स भी आपके जैसे डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, ये भी आपके स्टेट्स के अंदर आएंगे। अगर ये कोई एक्शन करते हैं आपके खिलाफ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, इस बिहाफ पे भी कि इस स्टेट ने मेरा ये हनन किया है फंडामेंटल राइट का, या मुझे प्रॉब्लम पहुंचाई है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर भी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसमें क्या क्या आएगा आपका, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा, ये भी स्टेट के अंदर आता है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं वो भी आपके स्टेट के अंदर आएंगी। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट के अंतर्गत भी जितने एग्जीक्यूटिव आते हैं वो भी स्टेट स्टेट के अंदर आएंगे, यानी गवर्नर आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। लेजिस्लेचर में भी आपका विधानसभा आ जाएगा, विधान परिषद आपके स्टेट के अंदर आ जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आपके स्टेट के अंदर आएंगे। और लोकल अथॉरिटी जैसे मैंने बताया था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, म्यूनसिपल काउंसिल्स हो गए, पंचायत, विलेज हो गए, विलेज में जो पंचायत होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, पोर्ट हो गया, ट्रस्ट हो गया, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, ये सभी आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अदर अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़ में क्या कौन सी आ जाएंगी, ये मोस्ट डिबेटेड कैटेगरी है कि आप किसको स्टेट मानोगे किसके नहीं मानोगे। इंक्लूड्स एलआईसी, एलआईसी जानते हैं कि आप जो गवर्नमेंट है उसका बहुत सारे मतलब एलआईसी का बहुत सारे शेयर्स, मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स गवर्नमेंट के पास हैं। तो एलआईसी भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है तो आइए आपकी स्टेट के अंदर कर आएगी डेफिनेशन की। ओएनजीसी भी आपका स्टेट ही मैनेज करता है, मतलब गवर्नमेंट मैनेज करती है। रेलवेज भी गवर्नमेंट का ही है, यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नमेंट की है, तो ये भी स्टेट के अंदर आ जाएगी। टेस्ट गवर्नमेंटल फंक्शंस प्लस गवर्नमेंटल कंट्रोल, गवर्नमेंट का फंक्शंस भी होना चाहिए और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होना चाहिए अगर अदर अदर अथॉरिटीज़ को एज ए स्टेट डिक्लेयर करना है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेक्चर्स को लाइक करिए प्लीज़, बहुत एफर्ट लगते हैं। आइए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या है स्टेट। इज इट अ स्टेट, इज दिस एंटिटी अ स्टेट। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया तो ऊपर, यस स्टेट है। अगर ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट नहीं है, क्या ये लोकल अथॉरिटी है? लोकल अथॉरिटी है, फिर भी ये स्टेट कहलाएगा। अगर ये लोकल अथॉरिटी भी नहीं है तब इसका चेक करेंगे हम पे गवर्नमेंट फंक्शंस, अगर इसका गवर्नमेंटल फंक्शन है यस तो हम लोग तो ये स्टेट कहलाएगा। अगर ये गवर्नमेंटल फंक्शन नहीं करता है तो फिर यहाँ आएंगे गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या इसका गवर्नमेंट का क्या इस बॉडी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है? अगर है तो फिर से इसको स्टेट बोलेंगे। अगर गवर्नमेंट पे इसका इस बॉडी में फंक्शन भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप कुछ फेमस कोर्ट केसेस पढ़ लेते हैं आर्टिकल 12 के तहत, मतलब जो भी केसेस कोर्ट में गए थे कि हम किस बॉडी को स्टेट माने, किस स्टेट जो डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो किस बॉडी को इंडिकेट कर रही है। तो इसके खिलाफ इनिशियली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आई, तो बहुत सारे मैटर्स कोर्ट में भी गए। कौन कौन से गए थे या ये जान लेते हैं। पहला राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल 1967 केस। इसमें क्या था, क्वेश्चन था कि इस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है स्टेट, मतलब जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है क्या हम इसको स्टेट माने? तो डिसीजन वो कोर्ट का आया था कि यस परफॉर्म्स गवर्नमेंट फंक्शन, क्योंकि गवर्नमेंटल फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो ये स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ था इसका, एक्सपांडेड डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन एक्सपांड कर दी गई। सुखविंदर सिंह वर्सेस भगत राम 1975 का केस आया था, जिसमें जिसमें क्वेश्चन होता था कि आर एल आई सी एंड ओ एन जे सी को भी हम स्टेट मानेंगे या नहीं मानेंगे। डिसीजन आया था कि यस मानेंगे, अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत मानेंगे। टेस्ट क्या है इसका, फाइनेंशियल प्लस फंक्शनल कंट्रोल है गवर्नमेंट का इसके ऊपर। इसीलिए जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी एक केस आया था भी 2005 का, इसमें
पूछा गया था कि बीसीसीआई स्टेट है कि बीसीसीआई आपके स्टेट के अंदर डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा, तो डिसीजन आया था नो, बीसीसीआई इज अ प्राइवेट बॉडी, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अब थोड़ा क्विज खेल लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ। विच आर द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंडियन रेलवेज, हम लोग ने पढ़ा था, होता है स्टेट प्राइवेट स्कूल जिसमें आप लोग पढ़े होंगे, तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ना कि उस वहाँ पे गवर्नमेंट का फंक्शन है कोई, ना ही यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यस आपका स्टेट होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों स्टेट के अंतर्गत आएगा? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स आपके उसके हैं, आपकी स्टेट का वो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल है इस पे, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट फाइनेंस मेजर करता है स्टेट बैंक का। योर नेबर्स हमारे भी डिसीजन स्टेट के डिसीजन के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो आई होप आपको आर्टिकल 12 आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 12 अगर रिवाइज करें तो क्या है आर्टिकल 12 में? आर्टिकल 12 में हमें बताया गया कि क्या चीज़ कौन कौन सी बॉडी है जिसको स्टेट हम मानेंगे, कौन कौन सी बॉडी जिसको नहीं मानेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे अगर कोई अन्य अथॉरिटी है गवर्नमेंट के अलावा, उसको अगर स्टेट मानना है तो क्या क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, आई होप मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। आर्टिकल 13 के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 13 किससे डील करता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो कोई भी लॉ बने हुए हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स तो क्या होगा उन लॉज का, इस बारे में बताया गया आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 को क्या बोला जाता है? द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन है। Article 13 is the protector of our fundamental rights. It declares that any law that violates the fundamental right is void. ये declare करता है आर्टिकल 13, बोलता है कि कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, तो वो तुरंत प्रभाव से void, null and void डिक्लेयर हो जाएगा। कोर प्रिंसिपल क्या है इसका? फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। फंडामेंटल राइट्स हमारा किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना, सुप्रीम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जनता ही सब कुछ होती है डेमोक्रेसी में, इसलिए उनको राइट्स देना चाहिए। उनको राइट्स देना ही हम लोग का काम नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है, हमारे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 13 में क्या है आइए देखते हैं आगे। आर्टिकल 13 क्या दिखता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या लिखा है? ऑल लॉज इन द फोर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जितने भी लॉ हमारी कंट्री में बने थे, इफ इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कोई भी लॉ थे हमारी कंट्रीज में अगर वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब हमारे वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, जो सिटीजन्स को मिले हैं उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तब क्या होगा? वो पूरी तरह से वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जो जो लॉ है वो पूरा लॉ तो आपका मतलब वॉइड नहीं घोषित किया जाएगा, बस उस लॉ का वो पार्ट वॉइड घोषित किया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या बोलता है? स्टेट्स शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और abridges फंडामेंटल राइट्स, सच लॉज आर वॉइड। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये हिदायत देता है, ये बताता है कि स्टेट को ऐसे कोई भी लॉ बनाने से परहेज करना चाहिए जो जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या बोलता है? लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंसेस, इसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ की डेफिनेशन दी गई है कि हम लॉ आखिर किस चीज़ को मानेंगे, क्या होता है लॉ? तो लॉ मीन्स ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डिनेंस पास हो रहा है उसको हम लॉ बोलेंगे, और कोई गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसको भी लॉ बोलेंगे, बाई लॉज को भी लॉ बोलेंगे, रूल्स को भी लॉ बोलेंगे, रेगुलेशंस को भी लॉ बोलेंगे, नोटिफिकेशंस को भी लॉ बोलेंगे, कस्टम्स और यूजेस विद द फोर्स ऑफ लॉज, इन सब चीज़ों को हम लॉ बोलेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या कहता है? डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 13 अंडर आर्टिकल 368, कि आर्टिकल 13 आप डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। जो 368 आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को भी और आपको भी, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये आर्टिकल 12 एंड 13 बोथ। आर्टिकल 13 के दो पार्ट हैं। पहला क्या है? प्री 1950, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, लॉज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो तुरंत वॉइड हो जाएंगे। फिर कहता है आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की भी बात करता है,
आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो भी वो वॉइड करार दिए जाएंगे। व्हाट इज लॉ? लॉ की डेफिनेशन भी दी गई थी। आर्टिकल 13 इज अ वाइड डेफिनेशन। कोई भी एक्ट बनाती है पार्लियामेंट उसको हम लॉ बोलेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक्ट बनाता है हम उसको लॉ बोलेंगे। कोई भी ऑर्डिनेंस पास करती है गवर्नमेंट उसको लॉ बोलेंगे। कोई गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है उसको भी लॉ बोलेंगे। बाई लॉज को भी लॉ बोलेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी लॉ बोलेंगे। नोटिफिकेशंस को भी हम लॉ बोलेंगे। कस्टम्स विद लीगल फोर्स को भी हम लॉ बोलेंगे। जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस क्या है? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू देता है सुप्रीम कोर्ट को, तो उसका और हाई कोर्ट को, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? वॉयलेट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो ये तुरंत तत्काल प्रभाव से वॉइड हो जाएगा वो लॉ। ठीक है। अगर वो वॉयलेट नहीं करता फंडामेंटल राइट्स को तो वो लॉ वैलिड रहेगा। कोर्ट डिसाइड करता है। अगर आपसे पूछे कि कौन डिसाइड करता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत कि ये लॉ रहेगा नहीं रहेगा, अगर ये लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से कि नहीं है, तो ये आपका कोर्ट्स डिसाइड करती हैं इंडिया की। ठीक है। की कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओनली द कन्फ्लिक्टिंग पार्ट इज वॉइड, मतलब पूरे लॉ को हम वॉइड करार नहीं देंगे, हम उतने ही पार्ट को वॉइड करार देंगे जितना पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा होगा, तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी। रिमेन्स वैलिड, मतलब फुल लॉ में रेस्ट रिमेन्स वैलिड। इसी एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। लॉ हैज 10 सेक्शन, सेक्शन 5 वॉयलेट्स फंडामेंटल राइट्स, तो ओनली सेक्शन 5 इज वॉइड, सेक्शन 1 टू 4 एंड 6 टू 10 रिमेन। कोई भी लॉ के 10 सेक्शंस हैं जिसमें सेक्शन 5 केवल आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो केवल अगर वो लॉ वॉइड करा दिया जाएगा तो फंडामेंटल सेक्शन 5 को ही वॉइड करा दिया जाएगा। पूरा पूरा का पूरा लॉ आपका नहीं हटेगा। 1 to 4 और 6 to 10 आपका सेक्शंस वैलिड रहेंगे। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? व्हाट इज इट? पावर ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, टू एग्जामिन लॉज एंड डिक्लेयर देम इनवैलिड इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों कोर्ट के पास पावर ऐसी है कि वो किसी भी लॉ को एग्जामिन कर सकते हैं वेदर दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। आर्टिकल 13 गिव दिस पावर टू द कोर्ट। आपसे कोई पूछेगा ये कोर्ट को ये पावर किसने दी कि वो लॉ को एग्जामिन करेगा, तो आप बोलिएगा आर्टिकल 13 ये पावर देता है कोर्ट को कि वो लॉ को एग्जामिन करेगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एक्सेप्शन है। आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 पे लागू नहीं होता है। बट केशवानंद भारती केस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंडियन पॉलिटी का फेमस केस आता है, जहाँ से इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स खासकर पार्ट पार्ट 3 का आधी से ज़्यादा पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाती है। आर्टिकल केशवानंद भारती के जो बहुत फेमस केस है 1973 में हेल्ड हुआ था। पार्लियामेंट कैन, इसमें क्या बोला गया था? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन वहाँ उसकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, जो कोर है, उसको बिना किसी छेड़छाड़ किए वहाँ पे बिना उसको छेड़छाड़ किए बस आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप बेसिक आत्मा जो है, जो कोर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत गहरा पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है। इवन अमेंडमेंट्स हैव लिमिट्स, अमेंडमेंट्स की भी लिमिट है। गवर्नमेंट कोई अंधाधुंध अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि सुबह उठे और फिर वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर डाले। अगर ऐसा वो करती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला मैटर होगा, और तब सुप्रीम कोर्ट आपको ये वो लॉ, वो एक्ट, वो जो पास किया है गवर्नमेंट ने, जो कुछ भी उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। इसमें लैंडमार्क केस पढ़ते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ था 1973 में। इशू क्या था? लिमिट्स ऑन द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, की पार्लियामेंट्स की पावर क्या कोई लिमिट है कि अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को? गवर्नमेंट के कोई लिमिट है कि नहीं कि गवर्नमेंट को कितना भी अमेंड कर सकती है? इसमें डिसीजन क्या आया था? बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इम्पैक्ट किया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस था ये। फिर आपका मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में एक केस आया था। इशू किया था अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर का, इसमें केस आया था। इसमें भी क्या किया था हेल्ड, इसमें क्या डिसीजन आया था?
इसमें डिसीजन आया था कि नो लिमिटेड गवर्नमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में बैलेंस होना चाहिए। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस, ये पहले के केस हैं। इशू क्या था, कैन पार्लियामेंट अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट? तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था यस आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई, नोट लेटर ओवर रूल बाय द, लेकिन इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया गया था कौन से केस में, केशवानंद भारती केस में इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया गया था। आइए अब स्टोरी के माध्यम से पूरा जान लेते हैं। Once upon a time in Nyaipur village, farmer farmer Ramesh owned 2 acres of land। एक न्यायपुर विलेज है, उसमें एक फार्मर रमेश नाम का एक फार्मर है जिसके पास 2 एकड़ की लैंड है। द विलेज पंचायत पास द रूल, विलेज की एक पंचायत ने एक रूल पास किया, ओनली पीपल विद 5+ acres कैन यूज द विलेज वेल। विलेज का कुआं, गांव का कुआं वही यूज कर सकते हैं जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीनें हैं। रमेश वॉज डिनाइड वाटर, रमेश को वाटर से मना कर दिया गया था, उसको वाटर का यूज नहीं करने दिया जा रहा था। ही फेल्ट दिस वाज अनफेयर। रमेश आर्ग्यूमेंट, रमेश कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने चेक किया पंचायत को हम स्टेट बोल सकते हैं, तो यस आर्टिकल 12 के अंदर ही बोला गया है पंचायत भी स्टेट के अंदर आएगी। रूल वायलेट्स राइट टू इक्वलिटी। ये भी जो 5 एकड़ ये कंडीशन रखा था पंचायत ने कि 5+ एकड़ आपकी लैंड है तभी आप वाटर को एक्सेस कर पाओगे, तो ये रमेश के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है। तो अंडर आर्टिकल 13 रूल शुड बी वॉइड। ये रूल, ये भी जो भी ऑर्डर पास किया है पंचायत ने, इसको वॉइड घोषित किया जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। कोर्ट डिसीजन, कोर्ट का क्या डिसीजन आया, पंचायत इज अ स्टेट, रूल डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप, रूल इज वॉइड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज सब क्लॉज 2 क्लॉज 2। रिजल्ट क्या आया इस पूरे मैटर का, रमेश गॉट वाटर एक्ट से डिस्क्रिमिनेटरी रूल स्ट्रक डाउन। मॉरल क्या है, आर्टिकल्स 12 एंड 13 वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट सब कुछ जान लेते हैं। आर्टिकल 13 इज कॉल्ड द कंसाइंस कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कोई अगर क्वेश्चन आया कि कंसाइंस कीपर किसको कहते हैं, तो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। ओवर 100 लॉज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 13। 100 से भी ज़्यादा लॉ हैं जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आए और उसको स्ट्रक डाउन किया गया सिंस 1958 से अभी तक वो कोर्ट के द्वारा। स्टेट इन आर्टिकल 12 इज मच ब्रॉडर देन कॉमन मीनिंग। स्टेट की बहुत सारी मीनिंग्स हैं जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 13 क्लास 4 was added by the first amendment 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को लाया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज यूनिक टू इंडिया, अडॉप्टेड बाय द अदर कंट्रीज। बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये आपने सोचिए कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं बाहर से कौन किसी दूसरी कंट्री का कॉन्सेप्ट है, नहीं ये हमारे कॉन्सेप्ट है, हमारा स्वदेशी कॉन्सेप्ट है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। जुडिशियल रिव्यू मेक्स इंडिया जुडिशरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। ये जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में जो दिया हुआ है वो हमारे कोर्ट को बहुत मजबूत बनाता है। आर्टिकल 13 अप्लाइज टू एंशियंट कस्टम्स इफ दे हैव लीगल फोर्स। ये एंशियंट कस्टम पे भी अप्लाई होता है अगर वो लीगल फोर्स के अंतर्गत है तो। समरी, आज ये हम लोग अपने लेक्चर की समरी जान लेते हैं। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में पढ़ा। 4 कंपोनेंट्स पढ़ा, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लोकल एंड अदर्स कैटेगरी। फंडामेंटल राइट इन्फोर्स्ड ओनली अगेंस्ट स्टेट, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अंदर अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट्स को वो नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते कि स्टेट के अंदर इन्फोर्स होगा। कोर्ट डिसाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड कंट्रोल, किसी भी कोई भी बॉडी स्टेट है या नहीं, ये कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन एंड कंट्रोल। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स से डील करता है, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट फ्रॉम द वायलेशन। 13 क्लॉज 1 प्री 1950 लॉ से डील करता है, 13 क्लॉज 2 पोस्ट 1950 लॉ से डील करता है। ये establishes judicial review, judicial review आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उतना ही पार्ट आपका हटाया जाएगा जितना कि आपका पार्ट फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है।
या वॉयलेट करता है। एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड। हाउ दे वर्क टुगेदर, आर्टिकल 12 और 13 कैसे वर्क करते हैं। आर्टिकल 12 बताता है हु इज स्टेट। आर्टिकल 13 बताता है वॉट वॉइड इफ वॉयलेट्स। अगर ये लॉ वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो ये वॉयलेट हो जाएगा, मतलब वॉइड हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, कंप्लीट फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन हो रहा है। आर्टिकल 13 तो कम्प्लीटली फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये एक कोट पढ़ लेते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक ये जीवन जीने का एक तरीका है। आर्टिकल 12 एंड 13 इंश्योर्स दिस वे ऑफ लाइफ इज प्रोटेक्टेड। और आर्टिकल 12 और 13 एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा लेक्चर आपको आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और वही आपको फैक्ट्स पढ़ाता हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ट्राई करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको दूँ और आप अच्छे से एग्ज़ाम को फोड़ फोड़ के आ पाओ और अपना एग्ज़ाम क्लियर करो। तो डैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।